Hello and welcome to Knowledgeist. So we are back with RBI Circular Gist for the month of August 2021. One of the most watched show from our desk, from the desks of Knowledgeist. So hopefully all of you doing well and exams are ahead and preparing in right direction. तो आज की सेशन में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर्स जीस्ट फॉर अगस्त 2021। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब अस। आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और एट द सेम टाइम आई विल बी डिस्कसिंग द रिलेटेड टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड in this month by Reserve Bank of India. On the show we will discuss in detail about marginal standing facility, liquidity coverage ratio, high quality liquid asset, a false CR, NSFR, everything that is used by Reserve Bank of India during this month. So stay tuned. सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू नॉलेजिस्ट। एंड अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है हमारे इस चैनल को, काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अस। सो फर्स्ट गाइडलाइन ऑन योर स्क्रीन्स, फ्रेमवर्क फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज बाई PSO। सो हमेशा मैंने ये बात बोला है कि थिंग्स रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS RRB एग्जाम, this is the last month from where questions may appear in your exam. So this is going to be one of the very useful session. So what is PSO? Payment Systems Operators. What is payment system operators? These companies, those the non-banking companies, those who are going to deal with payment solution. Okay, so last year Reserve Bank of India has issued a guidelines for the payment settlement operators to implement few developments that has not been done so far. So we will be discussing what are they on this edition. So the framework is applicable for non-bank PSOs. मैंने बोला था PSO, यहाँ पर हम नॉन बैंक PSO के बारे में बात कर रहे हैं। पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर्स जो पेमेंट सिस्टम में डील करते हैं, जैसे कि फोन पे वगैरह, ठीक है। तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस लास्ट ईयर RBI ने निकाला था, तो उसका डेडलाइन अभी बढ़ा के 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। तो ये जो PSO के लिए न्यू गाइडलाइंस है वो सबके लिए इम्प्लीमेंटेड होगा जो भी इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर हैं। ये सेशन बाइलिंगुअल है, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, प्लीज कोऑपरेट विथ अस। wherever necessary I am using Hindi, otherwise I am using simple English so that every one of you can understand it. Okay, so the deadline for the new PSO guidelines is now stands till 31st March 2022. As per the new framework for PSOs, there will be no outsource of core management functions including risk management, internal audit, compliance and decision making functions such as determining the compliance of KYC norms. जैसा कि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हो या फिर बैंक्स हो, दे रिलाई मोर ऑन आउटसोर्सिंग। वो आउटसोर्सिंग क्योंकि कॉस्ट कटिंग मेजर्स होते हैं, आउटसोर्सिंग में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, और they recruit people from outsourced managements to deal with their day-to-day activities. But जो core system है even in banking for KYC management, opening of current accounts, you cannot have these outsourcing agents because there is a potential risk that includes in banking sector. So payment settlement operators के लिए भी, payment systems operators के लिए भी ये लागू है। जो उनके ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए, थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक KYC डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी डन। ठीक है, और ये आपको फंडा क्लियर करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में KYC रिलेटेड। देखिए आप फिनेंशियल न्यूज़पेपर्स में भी डेली आपको आता होगा कि ये बैंक, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये NBFC को इतना फाइन हुआ KYC गाइडलाइन वायोलेट करने के वजह से। तो जिस नॉर्म्स को वायोलेट करने पर बैंक्स को पेनाल्टी होता है, बैंक को आजकल उसी सेगमेंट में आउटसोर्स करने का इजाज़त नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी उनको कहीं पे कंफ्यूजन है, दे शुड अप्लाई देयर लॉजिक, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है
वहाँ पे यू शुड नॉट नो द राइट आंसर। आपको राइट आंसर जानने की हमेशा ज़रूरत नहीं होता है, आपको 3 रॉन्ग आंसर भी अगर आप डिटेक्ट कर पाए तभी अच्छा है, ठीक है। एंड यू कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क व्हेन यू हैव नॉलेज बेस एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्विस प्रोवाइडर अनलेस इट इज ग्रुप कंपनी ऑफ द पीएसओ विल नॉट बी वर्न्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी डायरेक्टर और द ऑफिसर ऑफ द पीएसओ और देयर रिलेटिव्स। आजकल आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा बहुत है। बैंकिंग में भी जो डायरेक्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट रीइंस्टेट में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, हमने जुलाई बैंकिंग सर्कुलर्स में भी देखा था। तो यहाँ पे भी वही उसी तरह का है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं, वो एजेंसी के मालिक इनमें इनके डायरेक्टर में से या फिर डायरेक्टर के कोई रिलेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा चंदा कोचर के केस के बाद बहुत ज़्यादा इंडिया में न्यूज़ में है अभी। तो the outsourcing agencies cannot be formed by any of the relatives of the directors। बहुत जगहों में क्या होता है कि डायरेक्टर्स अपने ही कुछ लोगों को अपॉइंट करके या फिर दूसरा कंपनी सेल कंपनी फॉर्म करके जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस तरह के एक्टिविटीज़ में रहते हैं, या फिर जो द अमाउंट दैट दे आर डिसाइडेड टू गिव एन आउटसोर्सिंग एजेंसी वो चाहते हैं कि वो अपने पास ही रखें वो अमाउंट। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ही एक कंपनी किसी दूसरे के नाम पे खोल कर ऑपरेट करते हैं। इस तरह के काम नहीं होगा, ये कहा गया है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ द पीएसओ, अगेन द सेकंड स्लाइड इज फॉर दैट। Outsourcing of any activity by the PSO shall not reduce its obligations and those of its board and senior management who are ultimately responsible for the outsourcing activities will be liable for actions and its service providers। तो जो भी हैं डायरेक्टर्स, जो भी पीएसओ को अपॉइंट करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, वो कोई भी लैप्स होता है जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा ये लोग उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। PSO will also maintain a central record of all the outsourcing activities. The framework issued under Section 10/2 under Section 18 of Payments Settlement Systems Act 2007। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट मुझे लगता है कि किरणदीप सर ने इंटरनल क्लासेस में ले लिया है, अगर नहीं तो सर को बोलेंगे कि एक सेशन उसका भी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी अपडेट्स आता है पेमेंट सेटलमेंट एंड सिस्टम्स एक्ट के तहत या फिर डिजिटल पेमेंट के ग्राउंड्स में, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर दिस एग्जाम। एंड दिस फर्स्ट 2 स्लाइड सेज अबाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज बाय पेमेंट एंड सिस्टम्स ऑपरेटर्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कि मैं क्यों बार बार आ रहा हूँ पेमेंट एंड सिस्टम्स ऑपरेटर्स। आपको अगर रिजर्व बैंक आपको अगर आपके आरआरबी एग्जाम में ये आता है, इसका फुल फॉर्म कहीं पे पूछता है, तो आपको याद रखना है सिस्टम्स है, सिस्टम नहीं है, ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग, कभी कभी कंफ्यूजिंग ये आ जाता है, मैं भी उसको बार बार देख रहा हूँ, मुझे बार बार लगता है कि पेमेंट एंड सिस्टम है। ओके, so now RBI relaxes new current account norms deadline। This is very important because last year for the first time Reserve Bank of India wanted to regulate the current account opening in India. That was a first of its kind initiative. So that was 1 year after the declaration or after the circular being released, Reserve Bank of India now extends the deadline to implement the current account norms। क्योंकि करंट अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट में बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है और सीसीओडी अकाउंट को बाई साइडलाइन करके लोग करंट अकाउंट से भी अपने फंड को इधर उधर करते हैं, जिसके वजह से फ्रॉड या फिर करप्शंस होते हैं। तो इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन को टाइट किया है और करंट अकाउंट से जो सीसीओडी अकाउंट लेते हैं वो उसको एनपीए में डाल के दूसरे करंट अकाउंट से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। So siphoning of funds should not happen. So that's why Reserve Bank of India for the first time last year in the month of July or August released a guideline. In the month of August they have released a new guideline related to current account restrictions. So that restriction norms is now the deadline to implement that restriction norm is now shifted to 31st March 2021.
sorry, July 31, 2021. Sorry, October end. Okay, please look into it. Apex Bank has recently, just a second, yeah, Apex Bank has given all the banks the time until October end to implement the guideline that was earlier set to 31st of 2021. The RBI had issued 3 circulars in the year 2020 for the opening of current accounts by banks and by for CCOD facilities too. The circulars comprised various instructions. So क्या है, लास्ट ईयर करेंट अकाउंट के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन था. जो लोग करेंट अकाउंट ओपन करते थे इजीली, सारे बैंक में लोगों के पास बहुत सारे करेंट अकाउंट हुआ करता था, सीसीओडी अकाउंट हुआ करता था, वहां पे कुछ सर्टन रेस्ट्रिक्शंस थे. विल लुक इनटू दिस रेस्ट्रिक्शंस. रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, पहला पॉइंट, for borrowers who have not availed any CCOD facility and not taken any loan or their total loan exposure is below 5 crores, so there is no restriction. Okay, less than 5 crore of loans and no CCOD account, someone can open a current account in any other bank. Okay, point number 2, for borrowers who have not yet availed a CCOD facility but they have loans up to 5 crore to 50 crore, it is for companies and for individuals as well. No CCOD facility, remember, no CCOD facility, loans from 5 crore to 50 crore. There is no restriction on lending bank to open a current account. Okay, but and also non-lending banks can open a current account, but there that will be a collection purpose. Okay, तो जो सीसीओडी बैंक, आप अगर आपके पास सीसीओडी है, ये जो मैंडेट है इसका, ये मोटा मोटी ये मीनिंग है कि अगर आपके पास सीसीओडी अकाउंट है, कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, आपको ट्रांजैक्शन उसी बैंक में उसी अकाउंट से करना है, ना कि किसी दूसरे करेंट अकाउंट से. अगर आपका करेंट अकाउंट सीसीओडी नहीं है, आप किसी दूसरे बैंक में खोल सकते हैं अगर 5 करोड़ से कम का लोन एक्सपोजर एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका है. सेकेंड पॉइंट, अगर 5 करोड़ से 10-50 करोड़ का आपका टोटल एक्सपोजर है पूरा एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री में, वेरियस बैंक्स में लोन मिला के, तो आप उसी लेंडिंग बैंक में करेंट अकाउंट में ऑपरेट कर सकते हैं. अगर नॉन लेंडिंग बैंक में करते हैं तो सिर्फ आप कलेक्शन के पर्पज से वहां से सिर्फ पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं. No restriction applies to borrowers in case they have a CCOD facility, since all operations can be carried out by the current account, can also be carried by a CCOD account. तो कोई अगर करंट अकाउंट उसी बैंक में खोलता है तो उसको CCOD अकाउंट से ही सारा ट्रांजैक्शन करना होगा. Banks are not allowed to open any current account for borrowers who have availed agricultural or personal overdraft facility from them. White label ATM operators and their agents are exempted from the provisions of current account restrictions. ये मोटा मोटी नियम है, उसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर भी एक सेशन पूरा लिया था, ये एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं. RBI amends the guideline for Libor transactions. For a good amount of time, Libor has was leading the entire market. Libor is a indicative offer rate, इंडिकेटिव रेट, जैसे कि डॉलर टर्म में सारा कुछ एक्सप्रेस किया जाता है प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में, उसी तरह से लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के माध्यम से सारा कुछ ट्रांजैक्शन होता था पहले. बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन दिया है कि आप लिबर को साइडलाइन करके दूसरा कोई बेंचमार्क लेंडिंग रेट को अपना बेंचमार्क रेट बना सकते हैं. सो Reserve Bank of India decided to do away with Libor. Not only Libor, you can use other interbank offer rate transactions. Okay, so the Indian version of Libor is called MIBOR, that is Mumbai Interbank Offered Rate. So under the amendment guidelines, the export finance or export credit in foreign currency using any other widely accepted alternative reference rate in the currency concerned. At present, authorized dealers are permitted to extend pre-shipment credit in foreign currency to exporters for financing the purchase or processing manufacturing in Libor, Euro Libor or Euri Libor related rates of interest. All other instruction in regard have remained unchanged. तो लास्ट मंथ में भी इसके लिए एक सर्कुलर निकला था. जो एक्सपोर्ट क्रेडिट में जो लोन दिया जाता है उसका इंटरेस्ट रेट लिबर के रेट के हिसाब से ही डिसाइड होता था. अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि आप लिबर के अलावा किसी और बेंचमार्क रेट को, उसी किसी और देश के बेंचमार्क रेट को भी
आप फोकस करके आप उसको बेंचमार्क रख के आप लोन एक्सटेंड कर सकते हो। Previously, RBI has issued an advisory encouraging banks and other entities to regulated by the central banks to cease entering into new contracts in labor as a reference rate. So the alternative reference date should be practicable and in any event by December 31st. तो लीबर को डीएक्टिवेटेड किया गया है इंडिया में। लीबर हैज डिसकंटिन्यूड। बैंक्स कैन नॉट टेक लीबर एज देयर रेफरेंस रेट। दे हैव टू पुट प्लेस अनदर रेफरेंस रेट बिफोर 31st ऑफ डिसम्बर, क्योंकि कुछ दिनों में लीबर की जो वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी है, वेरियस कंट्रीज में जो एक्सेप्टेबिलिटी इसका है वो कम हुआ है। उसके चलते बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक को बोला है कि लीबर के अलावा आपको दूसरे बेंचमार्क लेंडिंग रेट में काम करना है। हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे बेंचमार्क लेंडिंग रेट के। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दीजिए व्हाट आर दी बेंचमार्क लेंडिंग, अदर बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स दैट इज इन फोर्स इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है क्योंकि लीबर डिसकंटिन्यूड हुआ है। तो लीबर के क्या अल्टरनेटिव्स हैं? मैंने लास्ट आरबीआई सर्कुलर जिस्ट के क्लास में इसके बारे में बात किया था। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, इफ यू नो एनी ऑफ देम प्लीज लिस्ट आउट, क्योंकि आपको सवाल वहां से भी आ सकता है कि व्हाट आर द अदर अल्टरनेटिव्स ऑफ लीबर। इंडिया में उसको, इंडिया का जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट है उसको मीबर कहते हैं, मुंबई इंटरबैंक लेंडिंग रेट। ओके, मीबर Mumbai Interbank Offered Rate, O for offered. Okay, so now RBI decides to continue with marginal MSF relaxation till December end। जो MSF में पहले relaxation था वो December end तक जारी रहेगा। So what was their relaxation? What is MSF? मैं MSF क्या है बता देता हूँ। ये है MSF का गाइडलाइन। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज ए विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया for an emergency situation when the interbank liquidity dries up completely। जब आप इंटरबैंक पोर्टल, कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी से पैसा लेना आपका कम हो जाए, आप नहीं ले सकते इमीडिएटली, ओवरनाइट आपको लिक्विडिटी चाहिए बैंक को, बैंक एमएसएफ के द्वारा पैसा ले सकता है। एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वहाँ पे आप अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एबोव दी एसएलआर लिमिट, करंट एसएलआर रेट क्या है? समवेयर अराउंड 18% चेंज होता रहता है। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज नहीं हुआ है। चेकआउट 17.5 और 18.5 क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज होता है, मुझे याद नहीं है, बट इट इज समवेयर अराउंड 18%। जो आपके पास 18% से ज़्यादा जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है आप उसको प्लेज करके एमएसएफ में ले सकते हो पैसा। और एसएलआर के अंदर अपने एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के अंदर से आप 2% तक आप प्लेज करके आप इमीडिएटली लिक्विडिटी ले सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो पिछले साल बढ़ा के 3% कर दिया गया था। अभी वो 3% दिसंबर तक लागू है, दिसंबर एंड तक 3% ऑफ एनडीटीएल कैन बी अवेल्ड अंडर एसएलआर टू गेट एमएसएफ। तो उसी कड़ी में एक चीज आता है फॉल सीआर, फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी अंडर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। उसमें भी आप 15% तक जो है आप उठा सकते हो बाय प्लेजिंग योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट योर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। मैं उसके ऊपर आने वाला हूं, बट पहले हम ये सर्कुलर देखते हैं। Last year, RBI has extended 1% of NDT, more than 1% of NDTL, 2% to 3% of NDTL can be taken as MSF from the SLR requirements। MSF में क्या है कि जो SLR के ऊपर जितना भी सिक्योरिटी आपके पास है आप उसको प्लेज करके आप अपनी इमीडिएट लिक्विडिटी को आप एडजस्ट करने के लिए आप लोन ले सकते हो। अगर आपके पास जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ठीक 18% है जो कि एसएलआर रिक्वायरमेंट है करेंटली, अगर 18% आपके पास है और ज़्यादा जीसेक आपके पास नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके पास नहीं है, तो आप अपने एनडीटीएल के 3% तक
SLR में जो अमाउंट SLR के लिए आपने साइड किया हुआ था, आप वो अमाउंट में से 3% आपके NDTL के नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के आप ले सकते हो। ठीक है, आप मुझे बताइए NDTL का फुल फॉर्म क्या है? NDTL किसे कहते हैं? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। व्हाट इज डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज? डिमांड लाइबिलिटीज है आपके करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में रखा गया पैसा, और टाइम लाइबिलिटी है आपके FD और RD में रखा हुआ पैसा। तो जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, आप उसके 3% तक का GSEC SLR में से निकाल के RBI को दे के, प्लेज करके RBI के पास बंधक रख के आप लोन ले सकते हो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में इसीलिए लोन लिया जाता है कि बैंक अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करेगा कब MSF पे लेगा? जब उसके पास इंटर बैंक जो है, इंटर बैंक जो विंडोज हैं वहां पे पैसे लेने के लिए उसके पास पूरा ड्राई अप हो गया होगा, उसने अपना लिमिट को एडजस्ट कर लिया होगा, तब जाके वो लोन ले सकता है MSF से। Are you getting? For my English students, let me speak once again on English. It's a very important point. You have to remember what is MSF. So MSF is the marginal standing facility in which you take a loan from Reserve Bank of India by pledging your government securities in order to meet your liquidity target. And when you can do so, you can go to Reserve Bank of India when you exhaust all your limits under interbank lending platforms like call money market, etc. Okay, so if a bank doesn't have more money, more government securities apart from its SLR requirements, because the bank need to keep 18% of cash and government securities as SLR, statutory liquidity ratio, so they cannot arrange, because they have to also go with lending. They have the funds that they have arranged from the deposits, they have to park them into lending in order to raise the income. So if they don't have much excess government securities, excess of the SLR requirements, so they can pledge 3% of NDTL out of the SLR requirements in order to get liquidity. Getting it or not? So the facility which is initially set, initially the dates are not required, so but it is now extended up to 31st of December. So the banks need the liquidity requirements and also enable them to meet their liquidity coverage ratio. This money, whatever you get from MSF, you can use them for liquidity coverage ratio. Liquidity coverage ratio is a term which is widely used by various banks throughout the country after this LCR guidelines being implemented in Basel III norms. Okay, तो Basel III का जो नॉर्म है, जो एडिशनल नॉर्म है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो NSFR को लेकर है, उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेन डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ MSF फैसिलिटी अंडर to extend it up to December 31st, 2021. This dispensation provides increased access to funds to the extent of rupees 1.6 lakh crore and qualifies the high quality liquidity asset for LCR, HQLA. This excess fund, this 1% excess fund can be termed as HQLA, high quality liquid asset for the LCR purpose. तो जितने सारे टर्म्स मैंने पिछले स्लाइड में यूज किया है, मैं चाहता हूं कि आपको एक एक करके उसके बारे में समझाऊं। पहले MSF, I have already told about MSF. This is the excess of GSEC you can place to get funds for your liquidity requirements, and now you can use 3% of your NDTL till December, then it will be as usual 2% of NDTL you can take from your SLR securities. Okay, what is liquidity coverage ratio? Liquidity coverage ratio promotes short-term resilience to banks to potential liquidity disruption by ensuring that they have sufficient high-quality liquid asset to survive an acute stress scenario for lasting for 30 days. Liquidity coverage ratio कुछ नहीं है, बैंक को अगर कहीं से फंड नहीं मिलता, एक एक्यूट स्ट्रेस सिनारियो आता है, कहीं से कुछ नहीं होता, बैंक कंप्लीटली बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा हो, तो ऐसे स्थिति में बैंक के पास 30 दिन तक अपने आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए उसके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए।
तो ऐसे में HQLA क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या है, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि नियर टर्म में या फिर इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसको कैश में कन्वर्ट करते हुए कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आप बैंक के पास जो कैश है, जो GSEC है, उसको ही हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट बोलते हैं। ठीक है, सो let me tell it in English. So what is LCR? Liquidity coverage ratio. If bank face an acute stress scenario or bank has is in the doorsteps of bankruptcy, they should have at least for 30 days at every single point of time, they should have for 30 days they should have the money or the liquidity to manage their net outflows for the period of 30 days. So the average outflow of 30 days banks have to decide. In case they don't generate any income, they don't get any deposit, in that scenario also they should have sufficient high quality assets, high quality liquid asset to manage all the outflows for next 30 days. That is called LCR, liquidity coverage ratio, and the formula for that is the stock of high quality liquid assets should be equal to or greater than 100% of your net total cash outflow for a period of 30 days. Hope you understand. HQLA is a high quality liquid asset, the assets that can be converted immediately into cash or by losing no money. So things that can be converted into cash like government securities. By pledging government securities you can get 100% of your money. So the GSECs and cash are called high quality liquidity asset. So in this series there is another term that comes into picture, is called FALCR, facility to avail liquidity under liquidity coverage ratio. Okay, facility to avail liquidity under liquidity coverage ratio, LCR. FALCR, facility to avail liquidity under liquidity coverage ratio. Just a second. Okay, so let's go ahead. So what is that? So this is the part of government securities of your SLR. You can term it as liquid asset in order to meet the LCR requirement. कुछ भी हो जाए, बैंक को बेसल 3 के अनुसार बैंक को हमेशा 30 दिन के लिए जो आउटफ्लो होने वाला है उसके लिए पैसा रखना ही रखना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए। कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलरेडी बैंक SLR के लिए 18% रख लिया है। तो अगर उसको 30 दिन के लिए फिर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कैश साइड करके रखना होगा तो क्या होगा? बैंक के पास एनफ फंड नहीं बचेगा लोगों को लोन देने के लिए। लोन देगा बैंक तब जाके इनकम जनरेट होगा, राइट, और बैंक सर्वाइव कर पाएगा। और यू नो दैट बैंकिंग इन इंडिया deals with two way of operation. They have to sideline 21-22% of their money in term of SLR. देखिए बैंकिंग में क्या होता है, अगर आप 100 रुपए डिपोजिट से डिपोजिट आपका आता है, आप पूरा 100 रुपए लोन पे नहीं दे सकते, ठीक है। उसमें से 18% SLR में रखना होता है, 3-4% अकॉर्डिंग टू RBI नॉर्म्स आपको CRR में रखना होता है। बाकी जो पैसा बच गया आप उसको यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में या फिर लोन देने में, इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर 30 डेज के लिए फिर से आपको कार्व आउट करना पड़ेगा, आपको अलग करना पड़ेगा ये मनी, तो बैंक तो लोन दे नहीं पाएगा, इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएगा, तो इनकम जनरेट नहीं होगा, तो अपने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट कहां से देगा? ऐसी स्थिति में बैंक तो डूब जाएगा, राइट। तो इसीलिए FALCR जो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मीट करने के लिए FALCR कहा गया है। SLR के लिए जो 18% बचा है उसमें से बैंक क्या कर सकता है? FALCR के माध्यम से 15%, 18% में से अपने NDTL के 15% बैंक ला सकता है SLR में से। किसके लिए रख सकता है साइड करके? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के लिए, ठीक है। उसको अलग से करना नहीं है, वो उसको अवेल कर सकता है इन केस दे डोंट हैव एनफ फंड फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, दैट इज कॉल्ड FALCR. This is the part of government securities out of the SLR that bank has to put for
लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इट इज आउट ऑफ एसएलआर। एसएलआर सिक्योरिटी में से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक साइड करना चाहता है अपने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मीट करने के लिए, उसको फॉल सीआर बोलते हैं। अपने इंग्लिश स्टूडेंट के लिए फिर से इंग्लिश में अच्छे से समझा देता हूं। यू नो दैट बैंक इन इंडिया डील्स विथ टू वे ऑपरेशन। मैं टू वे ऑपरेशन हिंदी में कंप्लीट नहीं किया था। बैंक को दोहरा मार पड़ता है, कहां से? जैसे कि बैंक ने 100% बैंक हैज रेज्ड फ्रॉम डिपॉजिट, उसमें से 22 रुपए आपको क्या होता है, आप उसको सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से उसको साइड करते हैं, बाकी बचता है 78 रुपीज। तो 78 रुपीज में से आप पूरा लोन या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जो लोन आप करेंगे उसमें से 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर में ही लोन देना होगा, जिसमें आपकी एनपीए बढ़ता है और जिसमें आपका इनकम भी कहीं कहीं पे कम आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर एटसेट्रा। तो बैंक को दोहरा ऑपरेशन है। बैंक इन इंडिया इज नॉट फ्री टू रेज मनी टू इन्वेस्ट दे। ओके, अगर इंडिया में 100 रुपए आता है तो आप उसमें से 78 लोन दे सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उसमें से जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना होगा। तो बैंक के लिए इनकम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। So what I was telling, that bank has to deal with two-way operation. One is that they have to carve out 22% of their deposit for CRR and SLR. Then the rest out of the loans provided, they have to do 40% in a priority sector. So whatever they do in priority sector, they earn a very less interest, or sometimes NPAs are high, but they have to deal with priority sector lending. So banks have limited scope to earn money in India. So if that liquidity coverage ratio, for liquidity coverage ratio, they have to keep aside another percentage of their NDTL in LCR. It will be very oppressive, it will be very crunchy situation for banks. So what they do, what the Reserve Bank of India guidelines, if you don't have enough money, enough G-Secs, apart from the SLR requirement of 18%, then 15% out of that means the 15% is called 15% of NDTL. The SLR is 18% of NDTL, and 15% of NDTL you can park aside out of your SLR securities into whole CR, that is facility to avail लिक्विडिटी अंडर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे एक एलसीआर का एक लॉन्गर वर्जन होता है एनएसएफआर, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। एलसीआर इज फॉर 30 days period, the NSFR, net stable funding ratio, which I have not mentioned here. I want you to know it because these are from Basel guidelines. So these are always important for your exam point of view. This is required stable funding by अवेलेबल फंड फॉर स्टेबल फंडिंग। जो स्टेबल फंडिंग के लिए जो फंड आपको चाहिए, स्टेबल फंडिंग मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स से लॉन्ग टर्म लोन फंडिंग हो, उसको स्टेबल सोर्स ऑफ फंड कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एनएसएफआर। लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन देने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे को अरेंज करने को एनएसएफआर कहते हैं। इसका डिटेल गाइडलाइंस मैंने एक दूसरे सेशन में लिया है। आई विल ऑल्सो टेक इट इन आवर एक्सक्लूसिव आरआरबी क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट संडे। So collateral free loans for SHG is now increased to 20 lakhs. So from earlier 10 lakhs to 20 lakhs for SHG, they can now take collateral free loan up to 20 lakhs. Okay, collateral free loan means they don't need to produce any guarantee, any mortgage for loans up to 20 lakhs, and that will be guaranteed by CGFMU. This is Credit Guarantee Fund for Micro Units. Okay. So for SHG loan above 10 lakhs to 20 lakhs, no collateral should be charged and no lien should be marked against the savings bank account of SHG. However, the entire loan, irrespective of the loan outstanding, even if it is subsequently goes above 10 lakhs, would be eligible for coverage under Credit Guarantee Fund for Micro Units. So bank has nothing to lose because that loan amount is now guaranteed by CGFMU. Okay.
So monitoring availability of cash in ATMs, let me tell you quickly. If you find that any bank ATM is not having cash, that bank will be penalized for rupees 10,000. But there is a catch. They are now given 10 hours of period. जो अभी जो बैंक ATM में आप जाते हैं पैसा नहीं मिलता है, ऐसे स्थितियों में बैंक को 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है और बैंक को एक 10 घंटे का ग्रेस पीरियड दिया गया है। तो एक डायरेक्ट कंप्लेन सिस्टम अभी नहीं है, बट आगे मिल जाएगा। कस्टमर कंप्लेन कर सकते हैं और बैंक को नो कैश बोर्ड आउटसाइड मैंडेटोरी लगाना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत समय में क्या होता है, हम कार से उतर के जाते हैं, एटीएम के अंदर पैसा डालते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कैश नहीं है। ऐसा नहीं होगा, आपको बाहर भी बोर्ड लगाना होगा जब पैसा नहीं है और 10 घंटे के अंदर आपको फिल करना होगा। कोई भी एटीएम आउट ऑफ कैश नहीं रहेगा 10 आवर से ज़्यादा। In case of white label ATMs, the penalty would be charged to the bank which is meeting the cash requirement the particular WLA। जो WLA जैसे कि हिताची वगैरह का, हिताची टाटा वगैरह का white label ATM है। white label ATM is the third party ATM operators, those who don't own a bank, जो बैंक नहीं है उनके पास मगर white label ATM या फिर ATM की आउटसोर्सिंग करते हैं, उनको उनके अगर बैंक अकाउंट, उनके अगर ATM में कैश नहीं है तो जो पेनल्टी है, जो बैंक उनको कैश प्रोवाइड करता था तो उसको होगा। तो नाउ देयर आर टाइटर नॉर्म्स फॉर देम। So RBI now issued a new system for locker management. I have taken a very specific class for that. I have also in detail told you the case behind the new locker management. So please watch that video. But in nutshell, I will tell you the banks shall acknowledge the receipt of all applications of, there will be a fair treatment of locker management. Locker management के लिए एक fair guidelines issue किया गया है। अगर जो बैंक के liabilities हैं वो limited है 3 times of the I will come to that point later। जब जो लॉकर में अगर किसी भी एक्ट ऑफ गॉड के वजह से अगर लॉकर डिस्ट्रॉय होता है, बैंक डिस्ट्रॉय होता है तो बैंक लायबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, सो बैंक हैज़ टू गिव ए बोर्ड अप्रूव्ड गाइडलाइंस। ओके, उसके बाद जो आपके लॉकर के एनुअल रेंट्स हैं उसके 300% तक आपको जो है कॉम्पेंसेशन है आपको वो मिल सकता है। वो मैंने डिटेल्ड क्लास ले लिया है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। बट हियर अगर आप लॉकर लेने के लिए जाते हैं, बैंक को डिस्प्ले करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि कितने लॉकर्स बैंक के पास है, कितने खाली हैं, और जो लॉकर अप्लाई करेगा उसको एक वेटिंग लिस्ट नंबर दिया जाएगा। जब खाली होगा कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। टोकनाइज्ड transactions, RBI extends the token the scope for devices। जैसे कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते थे, अभी जो स्मार्ट वॉच वगैरह है उसमें कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो गाइडलाइन बढ़ा दिया है, बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ टर्निंग टुवर्ड्स द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कार्स नाउ कनेक्टेड टू इंटरनेट्स, मोबाइल phones, watches, the Alexa devices, everything has a internet connected to it. So you can now use your you can do your payment through your smartwatch, through your mobile, through your all internet devices. Okay. So the extant instruction of RBI safety and security card transactions, including the mandate of additional factor authentication of PIN entity, are applicable to the tokenized service। जो additional factor authentication है वो जैसा कि पहले रूल था 5,000 से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसमें OTP वगैरह आएगा, तो वो नियम लागू है। मास्टर डायरेक्शन फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, PPI इंस्ट्रूमेंट के लिए एक मास्टर डायरेक्शन अभी इंप्लीमेंट किया गया है। स्मॉल PPIs एंड फुल KYC PPIs, जिसमें 2 कैटेगरी होगा, जिसमें KYC आपने KYC डाला नहीं है वो फुल KYC कन्वर्टेड PPI होगा, और जिसमें नहीं है वो स्मॉल PPI होगा, उसमें लिमिट 10,000 तक होगा। स्मॉल PPIs कैन हैव कैश अप टू 10,000, जिसमें आप कस्टमर ने अपना पैन या आधार कार्ड जमा नहीं किया है, उसको 10,000 तक ट्रांजैक्शन करने का मौका या फिर 10,000 लोड करने का मौका मिलेगा पर मंथ, एंड इट शुड नॉट एक्सीड 1.2 लाख इन ए ईयर। Full KYC PPIs will be issued banks and non-banking banks after completing Know Your Customer guidelines. The PPI shall be used for purchase of goods, fund transfer or cash withdrawal. Addition to that amount outstanding shall not exceed 2 lakh
at any point of time जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर इस तरह के वॉलेट्स हैं जैसे कि मोबीक्विक वगैरह, वो जिनके अकाउंट में KYC अपडेटेड नहीं है उनको 10,000 तक, साल में 1,20,000 तक ट्रांजैक्शन करने का मौका दे सकता है। जिनके अकाउंट में है उनको दे सकता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, बट किसी भी पॉइंट पे जो वॉलेट में पैसा है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर दिस नंबर्स बिकॉज इट कुड कम इन योर एग्जाम। ओके, सो yes, the PPIs are issued the form of wallets. Interoperability across PPI should be enabled through UPI. बीच में इंटरऑपरेबिलिटी के लिए एक गाइडलाइंस इशू किया गया था, मतलब इस एक वॉलेट से आप दूसरे वॉलेट को इजीली पैसा मूव कर सकते हो, दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, shall put in place formal and publicly disclosed customer agreement and enhancement of Indo-Nepal remittance facility. There is a separate Indo-Nepal remittance facility. Reserve Bank of India has now increased the ceiling of transactions from India to Nepal from 2 lakh from the earlier 50,000. ओके, पहले जैसे कि हम NEFT करते थे, नेपाल को पैसा भेजने के लिए आपको 50,000 तक आप नेपाल को भेज सकते थे, अभी वो लिमिट बढ़ के 2 लाख हो गया है। ठीक है, a move that will help so many people. Besides that, central bank has removed that 12 remittances for 1 year. पहले था 50,000 तक आप भेज सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन में, और साल में एक ही कस्टमर के अकाउंट से 12 बार भेजा जा सकता था, अभी वो लिमिट उठ गया है। ठीक है, while increasing the ceiling, RBI has also advised to put in place a suitable velocity of checks. Okay, so the beneficiary receives funds in Nepalese rupees through credit to her or his bank account maintained in the subsidiary of State Bank of India in Nepal or Nepal SBI Limited or through an agency agreement. जो नेपाल का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेपाल सब्सिडियरी है, उसको कहते हैं नेपाल SBI बैंक लिमिटेड। उसको भेजा जाता है पैसा और वहां पे पैसा नेपालीज रुपी में डिपॉजिट होता है। ठीक है, RBI issues direction for the compensation of private bank top officials. ये रिसेंटली आया है, बहुत सारा पैसा ले जाते थे, RBI बार बार गाइडलाइंस इशू कर रहा है प्राइवेट बैंक के जो टॉप CEO हैं उनके सैलरी को लेके। अभी जो है गाइडलाइंस है जो उनको परफॉर्मेंस के ऊपर उनको ESOPs मिलता था, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम मिलता था, अगर उस ऑप्शन को आज अभी बैंक ने क्या किया है उसको एक्सपेंस के रूप में बैंक को दिखाना होगा। बैंक हैज टू शो देम एज एक्सपेंस। सो वो क्या करते थे, बैकडोर भी पैसा देते थे इनके डायरेक्टर्स और उनके CEOs को, तो वो भी अभी एक्सपेंस में काउंट होगा। RBI has also asked all banks including LAB, local area banks, small finance bank, foreign bank to comply with the norms. Central bank has issued the guidelines to the compensation of whole-time directors, CEO and material risk takers in the control function staff in November 2019. Issuing clarification in this regard, RBI has said it should be recognized the shares that are being offered to the banks, to the bank directors or the top officers will be treated as an expense for the bank. So that's all in this edition. Hope it is useful for all of you. हम ऐसे ही बहुत सारे सेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको अपडेट में देना चाहता हूं कि बहुत जो रिसेंट बैंकिंग क्वेश्चंस हैं RBI सर्कुलर जिस्ट से, वो आपके टेस्ट सीरीज में भी अपलोड हो चुका है। लास्ट मिनट में अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आप हमारे स्टूडेंट्स पोर्टल में बैंकिंग के कोर्स या फिर फुल कोर्स या फिर किसी भी बैंकिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आजकल 1 साल से जो भी एग्ज़ाम निकल रहा है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जर्नलिस्ट ऑफिसर सेगमेंट में, उसमें जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन एनी एग्जाम आर बीइंग क्वालिफाइड फ्रॉम नॉलेज ईस्ट, जैसा कि रिसेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम में हुआ है। 30% से ज़्यादा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉलेज ईस्ट से हैं। हम चाहते हैं कि सारे एग्जाम में ऐसे ही परफॉर्मेंस जारी रहे, जो कि किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म को ये लिबर्टी हासिल नहीं है, ये प्रिविलेज हासिल नहीं है। हम ये गर्व के साथ कहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट ऑफ एनी एग्जाम are from Knowledgeist. I love your support. I thank you for being with Knowledgeist for such a long time. Thank you. Do subscribe. Stay with us. Stay subscribed and stay with us. Thank you. Before going, I want to urge you, please share, like and subscribe. Thank you.